नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की बुनियाद के दो बहुत ही अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं। जी। शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से। हम्म। इसे अक्सर संविधान की आत्मा भी कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और फिर हम समझेंगे भारत के संघीय ढांचे को, हम्म। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच ये शक्तियों का बंटवारा और संतुलन कैसे काम करता है, हाँ, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो एक तरह से आधुनिक भारत की पूरी शासन व्यवस्था की रूपरेखा बनाते हैं। सही कहा। हमारे पास कुछ संविधान विशेषज्ञों के नोट्स हैं, कुछ विश्लेषण भी हैं। कोशिश यही रहेगी कि इनसे जो जरूरी बातें हैं वो आसान भाषा में समझें। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि प्रस्तावना के जो शब्द हैं या जो संघीय ढांचा है, वो असल में भारत को कैसे शेप करते हैं और आज भी ये इतने रेलेवेंट क्यों हैं। तो चलिए प्रस्तावना से ही शुरू करते हैं। इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? पहली बार देखने में तो ये बस एक छोटा सा शुरुआती पैरा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि शुरू में इसे संविधान का हिस्सा माना ही नहीं गया था। अच्छा, ये कब की बात है? ये 1960s की बात है, बेरुबारी यूनियन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के मन को समझने की कुंजी तो है, पर यह कानून का हिस्सा नहीं है जिसे लागू किया जा सके। मतलब बस एक परिचय। ओह, तो मतलब शुरू में इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। जी, उस समय की व्याख्या तो यही थी। लेकिन फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस। हाँ हाँ, ये तो बहुत सुना है। इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि ये भी कहा कि ये संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मूल संरचना, इसका व्यवहार में क्या मतलब हुआ? मतलब वो डे टू डे में? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, संशोधन कर सकती है, जी। लेकिन वो प्रस्तावना के जो मूल सिद्धांत हैं या संविधान का जो बुनियादी ढांचा है, उसे नहीं बदल सकती। अच्छा। इसने प्रस्तावना को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्थायी दर्जा दे दिया। अब ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं रही, बल्कि संविधान की व्याख्या का आधार बन गई। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। इससे प्रस्तावना का महत्व काफी बढ़ गया। और इसकी शुरुआत होती है उन दमदार शब्दों से, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इन शब्दों का क्या खास मतलब है? ये शब्द ही तो सब कुछ है। ये दिखाते हैं कि संविधान का स्रोत क्या है, इसकी असली शक्ति कहाँ है। इसी को कहते हैं जन संप्रभुता या पॉपुलर सॉवरेंटी। जन संप्रभुता। हाँ, मतलब ये संविधान हमें किसी बाहरी ताकत ने या किसी राजा ने नहीं दिया। ये भारत की जनता ने खुद बनाया है, खुद अपनाया है और खुद को ही दिया है। असली ताकत जनता में है। ये जानना बहुत जरूरी है कि शक्ति का स्रोत जनता है। अच्छा, अब प्रस्तावना में कुछ खास शब्द हैं जो भारत का चरित्र बताते हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। जरा इनको एक एक करके समझें। बिल्कुल। पहला शब्द है सॉवरेन यानी सार्वभौम। सीधा सा मतलब है भारत पूरी तरह से आजाद है, अपने अंदरूनी और बाहरी फैसले लेने के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं है। ठीक है। इसके बाद आता है सोशलिस्ट यानी समाजवादी। अब यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये वो सोवियत यूनियन वाला समाजवाद नहीं है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो भारतीय संदर्भ में इसका क्या मतलब है? देखिए, भारतीय समाजवाद का लक्ष्य है आय, अवसर और जीवन स्तर की जो असमानताएं हैं उन्हें कम करना। ये एक तरह का लोकतांत्रिक समाजवाद है। मिक्स्ड इकोनॉमी और वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य पर जोर देता है। अच्छा। और सेक्युलर? सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा। नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये पश्चिमी सेक्युलरिज्म से अलग है ना? हाँ, थोड़ा अलग है। पश्चिम में राज्य और धर्म के बीच बिल्कुल अलगाव होता है। भारत में ये सकारात्मक सम्मान पर आधारित है। राज्य सभी धर्मों को सपोर्ट कर सकता है बिना भेदभाव के। और अगले दो शब्द डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, मतलब सरकार जनता चुनती है और वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जैसे वयस्क मताधिकार, नियमित चुनाव, कानून का शासन, ये सब इसका हिस्सा है। और रिपब्लिक? और अंत में रिपब्लिक यानी गणराज्य। इसका मतलब है कि देश का जो मुखिया है यानी राष्ट्रपति, वो कोई राजा या रानी नहीं होगा जो खानदान से चले आ रहे हों। वो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा।
कोई भी लायक नागरिक देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। तो ये 5 शब्द SSSDR, ये एक तरह से भारत की पहचान है ना? हाँ, बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि ये वो खंबे हैं जिन पर भारतीय राष्ट्र खड़ा है, और इन खंभों के साथ साथ प्रस्तावना 4 महान आदर्शों या लक्ष्यों का भी वादा करती है। हाँ, वो 4 आदर्श कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन्हें भी थोड़ा समझते हैं। न्याय, जस्टिस से शुरू करते हैं। प्रस्तावना 3 तरह के न्याय की बात करती है। सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। ठीक है। आर्थिक न्याय मतलब आय और संपत्ति की जो बड़ी खाई है वो कम हो, सबको रोजी रोटी कमाने के साधन मिले। और राजनीतिक न्याय यानी सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार मिले, वोट देने का, चुनाव लड़ने का। और स्वतंत्रता, लिबर्टी? स्वतंत्रता मतलब सोचने की आजादी, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति, विश्वास की, धर्म की और उपासना की आजादी। ये हमारे नागरिक अधिकारों की नींव है। लेकिन ये अनलिमिटेड तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आजादी असीमित नहीं है। इन पर कानून व्यवस्था, नैतिकता, देश की सुरक्षा वगैरह के लिए वाजिब रोक लगाई जा सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जिन्हें कहते हैं। सही है। इसके बाद है समानता, इक्वालिटी। समानता का मतलब है कानून के सामने सब बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और सरकारी नौकरियों या अफसरों में सबको बराबरी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका एक बड़ा मकसद सामाजिक भेदभाव जैसे छुआछूत को खत्म करना भी है। और आखिर में बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। ये शब्द थोड़ा कम सुनने में आता है। हाँ, पर यह बहुत जरूरी है। बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। इसका मकसद है सभी भारतीयों के बीच एकता की भावना को मजबूत करना, हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो और देश की एकता और अखंडता बनी रहे। ये महसूस करना कि हम सब एक परिवार हैं। तो ये चारों आदर्श, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये प्रस्तावना के वादे हैं। जैसे आपने उन 5 स्तंभों की बात की थी, SSDR। इनको याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक तरह से सोच सकते हैं कि SSDR भारत का ढांचा है, वो 5 खंभे, और न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, JLEF वो मूल्य हैं, वो आइडियल्स हैं जो इस ढांचे को मजबूत और सार्थक बनाते हैं। ये सब मिलकर ही संविधान का दर्शन पूरा करते हैं। ये अच्छा तरीका याद रखने का। SSDR घर है और JLF उसमें रहने वाले मूल्य। तो प्रस्तावना हमें बताती है कि भारत क्या बनना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है। अब देखते हैं कि इन आदर्शों को जमीन पर उतारने के लिए जो व्यवस्था बनी है, भारत का संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, वो कैसे काम करता है? बिल्कुल। देखिए, फेडरेशन या संघ का सीधा मतलब होता है शक्तियों का कम से कम 2 स्तरों पर बंटवारा, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें। लेकिन दुनिया में हर फेडरल सिस्टम एक जैसा नहीं होता। तो भारत का मॉडल कैसा है? क्या ये अमेरिका जैसा है, जहां राज्य बहुत ताकतवर है? नहीं, भारत का मॉडल काफी अलग है। इसे अक्सर क्वाजी फेडरल कहते हैं या फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी बायस मतलब ये कि व्यवस्था तो संघीय है, शक्तियां बंटी हुई हैं, लेकिन केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। संविधान बनाने वालों ने शायद देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा मॉडल चुना। और संविधान का अनुच्छेद 1 भी तो यही कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ फेडरेशन शब्द इस्तेमाल नहीं किया, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा। इसका क्या मतलब है? हाँ, इसके 2 मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला कि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसे अमेरिका में था। अच्छा। और दूसरा, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। भारत को अक्सर कहते हैं एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अविनाशी संघ के विनाशी राज्य। हाँ, मतलब देश तो एक रहेगा, भारत अविनाशी है, लेकिन संसद चाहे तो कानून बनाकर राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नाम बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है, राज्यों की मर्जी के बिना भी। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मामले में हुआ था। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि केंद्र कितना मजबूत है। अब ये शक्तियों का बंटवारा असल में होता कैसे है? कौन तय करता है कि किस मुद्दे पर कौन कानून बनाएगा? ये लिस्ट वाला सिस्टम है शायद। जी हाँ, इसके लिए संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल सबसे अहम है। इसमें 3 सूचियां यानी लिस्ट्स दी गई हैं। ये केंद्र और राज्यों के बीच कानून बनाने की शक्तियों को साफ साफ बांटती हैं। हाँ, ये 3 सूचियां कौन सी हैं? पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय है, करीब 100 के आसपास,
जैसे डिफेंस, विदेश नीति, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इन पर सिर्फ केंद्र सरकार यानी संसदीय कानून बना सकती है, क्योंकि इन मामलों में पूरे देश के लिए एक जैसी पॉलिसी की जरूरत होती है। ठीक है। और दूसरी है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें स्थानीय महत्व के विषय हैं लगभग 61, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट। सामान्य हालात में इन पर सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। और एक तीसरी सूची भी है ना, कॉन्करेंट लिस्ट? हाँ, वो है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें लगभग 52 विषय हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, बिजली, शादी, ट्रेड यूनियन। इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अच्छा, दोनों बना सकते हैं। तो अगर दोनों ने कानून बना दिया और उनमें कोई टकराव हुआ तो फिर केंद्र का कानून ही माना जाएगा, वही लागू होगा। ये फिर से दिखाता है कि केंद्र का पलड़ा भारी है। ये शक्तियों का बंटवारा तो काफी स्पष्ट लगता है, लेकिन क्या ये नियम सभी राज्यों पर बिल्कुल एक जैसे लागू होते हैं? भारत में तो बहुत विविधता है, तो क्या कुछ राज्यों के लिए कोई अलग व्यवस्था भी है? हाँ, भारत की विविधता को संविधान में जगह दी गई है। जैसे पहले अनुच्छेद 370 था जी, उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। उनका अपना संविधान था, अपना झंडा था। हालांकि अगस्त 2019 में वो विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अनुच्छेद 370 तो अब इतिहास है, लेकिन क्या और भी ऐसे विशेष प्रावधान हैं जो अभी लागू हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। अनुच्छेद 371 और इसके जो अलग अलग हिस्से हैं ए से जे तक, वो कई राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। इन राज्यों के कुछ खास इलाकों के लिए ये प्रावधान क्यों हैं? ये उन इलाकों की जो विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए और उनके हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। जैसे नागालैंड के लिए नागा परंपराओं को लेकर है, या कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को लेकर। तो ये दिखाता है कि संविधान ने कैसे एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। एक तरफ राष्ट्रीय एकता, दूसरी तरफ क्षेत्रीय आकांक्षाएं। बिल्कुल है। केंद्र राज्य संबंधों को हम 3 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं: विधायी, लेजिस्लेटिव, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और वित्तीय, फाइनेंशियल। विधायी संबंधों में तो हमने वो सूचियां देख ली जिनके जरिए कानून बनाने की शक्तियां बटी हैं और जहां केंद्र ज्यादा मजबूत है। और प्रशासनिक स्तर पर, मतलब डे टू डे गवर्नेंस में? प्रशासनिक मामलों में भी केंद्र का प्रभाव ज्यादा है। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है कि वो अपना शासन कैसे चलाएं, खासकर राष्ट्रीय महत्व के मामलों में। अच्छा। फिर अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। इनकी भर्ती केंद्र करता है, लेकिन ये राज्यों में काम करते हैं। ये भी एक तरह से केंद्र का नियंत्रण बनाए रखने का तरीका है। और इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन के दौरान तो राज्य का पूरा प्रशासन सीधे केंद्र के हाथ में आ जाता है। और वित्तीय संबंध, पैसे का लेन देन, टैक्स वगैरह? वित्तीय शक्तियां भी बंटी हुई हैं। कौन सा टैक्स कौन लगाएगा और कौन वसूलेगा, ये तय है। लेकिन ज्यादातर जो बड़े टैक्स हैं वो केंद्र के पास है। तो राज्यों को पैसा कहाँ से मिलता है? केंद्र से राज्यों को अनुदान मिलता है, ग्रांट्स मिलती हैं, कर्ज भी मिलता है। इन पैसों का राज्यों के बीच न्यायपूर्ण बंटवारा हो, इसके लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन बनता है। वो सिफारिश करता है कि केंद्र की कमाई का कितना हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए और किस आधार पर। और अगर राज्यों के बीच ही कोई झगड़ा हो जाए, जैसे नदियों के पानी को लेकर अक्सर होता है? हाँ, ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए भी व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 263 एक अंतर्राज्यीय परिषद बनाने की बात करता है। इसका काम राज्यों के बीच और केंद्र राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाना है। नदी जल विवादों के लिए संसद ने अलग से कानून बनाकर ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण बनाने की व्यवस्था की है। तो इस पूरे संघीय ढांचे को, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ मुख्य बातें अगर ध्यान में रखनी हो तो? हाँ, कुछ चीजें दिमाग में रख सकते हैं। शक्तियों के बंटवारे के लिए वो 3 सूचियां: संघ, राज्य, समवर्ती। ठीक है। क्षेत्रीय जरूरतों के लिए अनुच्छेद 371 वाले प्रावधान। हाँ। और केंद्र राज्य संबंधों के 3 आयाम: विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। ये सब मिलकर भारत की जो जटिल संघीय प्रणाली है उसे बनाते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो प्रस्तावना हमें संविधान का लक्ष्य बताती है, उसका दर्शन। हम भारत के लोग से शुरू होकर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों तक। बिल्कुल।
और संघीय ढांचा जो है वो उस दर्शन को, उन आदर्शों को जमीन पे उतारने की एक व्यवस्था है, एक तरीका है। हाँ, ये भारत की जो इतनी विविधता है उसे समेटते हुए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक अनूठा संतुलन बनाता है, जिसमें राष्ट्रीय एकता के लिए केंद्र को एक अहम भूमिका दी गई है। तो ये सिर्फ शक्तियों का बंटवारा नहीं बल्कि सहयोग और समन्वय की भी व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल। हालांकि इसमें कभी-कभी तनाव भी देखने को मिलता है, वो स्वाभाविक है। तो आज हमने देखा कि कैसे संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है और संघीय ढांचा उसका शरीर, जो उन आदर्शों को हकीकत बनाने की कोशिश करता है। हाँ,